20 पर इंतखाबात हो रहे हैं। 17 जुलाई को ये फैसला हो जाएगा कि अब मेजोरिटी किसके पास है। पलड़ा किसका भारी है ये आने वाला वक्त फैसला करेगा। बुशरा बीवी, कौन कह रहा है बुशरा बीवी की ऑडियो? मैं तो नहीं मानता। पंजाब हुकूमत का सारा दारोमदार अब इन इलेक्शंस पर नजर आ रहा है। अगर ये खुशगुमानी है कि पीटीआई जो है वो फिर वापस आ रही है और ये सारी सीटें ले रही है, तो मैं कहता हूँ इस खुशगुमानी को दूर कर देना चाहिए। यानी वोट कुछ कम होंगे आपको लगता है पीडीएम के या नून लीग के? लेकिन जितनी मईशत की खराबियां पैदा हो रही हैं या हुई हैं, इन 3.5 साल में सवाए बर्बादी के और कुछ भी नहीं किया है। अब सुप्रीम कोर्ट का भी एक तरह से इम्तिहान हो गया कि जो भी सुप्रीम कोर्ट फैसला देगी मानना तो पड़ेगा। अगर फैसला आपके खिलाफ आ गया तो आपने जजेस की भी वही सिंताक करना शुरू कर दिया जो इस वक्त आप इस्टेब्लिशमेंट के लोगों का वो कौन था करके कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात की, ओवरसीज वोट से हुकूमत क्यों परेशान है और तजर्बाकारों के होते हुए क्यों है बहरान दर बहरान। खबर यह है कि जिस पुराने पाकिस्तान में जाने का तजर्बाकारों ने किया था ऐलान, वो अब तक साबित हुआ है बहरान दर बहरान का एक नया जहान। ये हमारी सियासत का अलमिया रहा है कि हर आने वाली हुकूमत कामयाबी का सेहरा अपने सर बांधती है और नाकामी का जिम्मेदार साबिका हुकूमत को ठहराती है। यही नज़ारे इस बार भी देखने को मिले। FATF की शराइत पूरी करने की मेहनत PTI हुकूमत ने की और क्रेडिट मौजूदा हुकूमत ने अपने खाते में डाला। वज़ीर आज़म ने वज़ारत ख़ारजा को शाबाश भी दे डाली, मगर महंगाई और तवानाई बहरान का क्या करें? बकौल नून लीग इसकी जिम्मेदार PTI की साबिका हुकूमत है। मान लिया साबिका हुकूमत है, सवाल यह है कि फिर आपकी तजर्बाकारी किस काम की? आपको सब बातों का पहले से इल्म नहीं था? क्यों महंगाई मुकाव मार्च करके आवाम को लारे दिए? और अब जब कुछ भी नहीं संभल रहा तो साबिका हुकूमत पर मलबा डालकर जान छुड़ाई जा रही है। लेकिन लोग पागल नहीं, हकीकत उनके सामने है। मुश्किल फैसलों के नाम पर पेट्रोल आपने महंगा किया, बिजली की कीमत आपने बढ़ाई, टैक्सों का कूड़ा आप, बल्कि इसको तो कूड़ा कहना चाहिए, है तो लोगों के लिए तो कूड़ा भी है, तो ये कूड़ा लोगों पर आपने चलाया है। इससे भी दिल नहीं भरा तो सनतों पर सुपर टैक्स भी लगा दिया। बंद इंतजामी और इसी सुपर टैक्स का क्या किया धरा है कि आज पंजाब में 400 टेक्सटाइल मिल्स बंद हो गई हैं। सिर्फ पंजाब में हजारों मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। गर्मियों के मौसम में गैस बहरान शदीद तर हो गया है, लेकिन बेशर्मी की इंतहा देखिए कि हुकूमत आवाम की बजाय अपने सियासी रिलीफ के चक्कर चला रही है। कल भी नाजेबा तस्वीर का प्रोपेगेंडा नून लीग का माजी था, आज भी जाली ऑडियो वीडियोस का गंदा धंधा जारी है। माजी से कोई सबक नहीं सीखा, झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। मरीम नवाज जो कल तक IMF की बात मानने की बजाय हुकूमत छोड़ने के भाषण देती थी, अब IMF से मुआहदे में मुश्किलात का जिम्मेदार PTI पॉलिसियों को करार दे रही हैं। कहती हैं शहबाज शरीफ तहज्जुद के वक्त उठते हैं, फिर फजर के बाद आवाम की खिदमत शुरू कर देते हैं। ये कैसी खिदमत है जिसने आवाम की हालत पतली कर दी है? अवामी जवाब यह है कि इस तहज्जुद गुजारी का आवाम को क्या फ़ायदा? मियाँ साहब भले जोहर के वक्त उठे, अवाम को इस महंगाई से तो निजात दिलाएं, मगर शुनीद इसकी कोई नज़र नहीं आ रही। वक्त तेजी से हुकूमत के हाथ से फिसल रहा है। कहने वाले कहते हैं पंजाब नून लीग का किला नहीं रहा। दलील इसकी यह है कि पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग की सपोर्ट पीपल्स पार्टी कर रही है। ये दिन आ गए हैं नून लीग पर। पंजाब किसका है? खबर यह भी है कि हवा का रुख देखकर नून लीग के साबिक अरकान पार्लियामेंट PTI में शामिल होने लगे हैं। ज़िमनी इलेक्शन में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हवा का रुख देखकर हमजा शहबाज ने आज सुप्रीम कोर्ट के वाज़े अहकामात की धज्जियां भी उड़ा दी। ज़िमनी इंतखाबात से पहले 100 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को बिजली के बिल मुआफ करने का ऐलान कर दिया, जिसे नाक़िदीन ज़िमनी इंतखाबात से पहले सियासी रिश्वत करार दे रहे हैं और साथ ही साथ अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी भी। क्या सुप्रीम कोर्ट इसका नोटिस लेगी? पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात का मार्का कौन सी पार्टी सर करेगी? इसी से आगाज़ करेंगे। नज़ीर लगारी साहब, नूरुल आरिफीन मेरे साथ है। नूरुल आरिफीन, आपको क्या लग रहा है ये जो ज़िमनी इंतखाबात का मार्का सज रहा है, किसका आपको लग रहा है कि पलड़ा भारी है? मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक तो नहीं करता।
कि पंजाब नून लीग के हाथ से निकल गया। ये ऑडियो भाई मुझे मेरी अपनी सुनाई दे रहे थे, इसको सही कर दें। अच्छा, मेरा ख्याल है कि अभी ऑडियो में कोई मसला है, दोबारा कोशिश करते हैं नूर आरफीन से पूछें कि इस वक्त वो क्या देख रहे हैं कि ये जो ज़िमनी इलेक्शंस होने जा रहे हैं, क्योंकि ये डू और डाई सिचुएशन है इस वक्त PDM हुकूमत के लिए, क्योंकि ये मुनहरिफ अराकीन जिनको उर्फ़ आम में लोटा भी कहते हैं, वो जब डिसीट हुए हैं तो वहाँ पर इलेक्शंस हो रहे हैं और ज़्यादा ज़ाहिर है कि ये तमाम सीटें तहरीक इंसाफ के पास ही थीं। तो उसके बाद अब ये कुल 25 थीं, लेकिन 5 तो इनडायरेक्ट इलेक्शंस के ज़रिए आते हैं। तो 20 पर इंतखाबात हो रहे हैं। 17 जुलाई को ये फ़ैसला हो जाएगा कि अब मेजॉरिटी किसके पास है, और अगर तहरीक इंसाफ के अरकान ज़्यादा तादाद में सामने आ जाते हैं तो फिर हमज़ा शहबाज के पास मेजॉरिटी नहीं रहेगी। जो इस वक्त मुल्क के हालात हैं उसमें मुश्किल लग रहा है इलेक्शन मौजूदा हुकूमत के लिए। बहरहाल नूर आरफीन की अपनी राय। जी आरफीन। जी, मैं आपसे ये कह रहा था, मैंने कहा ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, ठीक है कि कांटे का मुकाबला होगा, पलड़ा किसका भारी है ये आने वाला वक्त फ़ैसला करेगा, या शायद कुछ और सियासी तज्ज़ियाकार इस एक मामले को PTI की जीत से, PTI की फतह से और नून लीग की शिकस्त से अभी से ही ताबीर कर रहे हों, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। देखें, जब तक पाकिस्तान में नज़रिए की सियासत नहीं होगी, पाकिस्तान में जब तक वो चलो तुम उधर को हवाओ जिधर की सियासत ज़िंदा है, तब तक ये सियासी मंजन चूरन इसी तरह से बिकता रहेगा, चाहे वो नून लीग बेचे, चाहे वो PTI बेचे, या चाहे सिंध की हुक्मरान जमात जो है वो उसको बेचे। पाकिस्तान में आइडियोलॉजी की सियासत ना आज से पहले कभी हुई है और ना आज के बाद होने की कोई तवक्को है। इस वक्त भी आप देखिए, आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि फेक ऑडियोज़ का या इस वक्त जो मुबैना ऑडियो का जो इस वक्त एक सिलसिला चल रहा है, किसी एक के फेवर में और किसी एक के ख़िलाफ़ अगर ऑडियो आ जाती है, अगर ये ऑडियो किसी एक मखसूस सियासी जमात के फेवर में है तो ये मुबैना नहीं रहती, लेकिन अगर ये किसी एक मखसूस जमात के फेवर में होती है तो ये मुबैना हो जाती है। बड़े बड़े तज्ज़ियाकार, चोटी के नाक़िद, मैं उनकी ये हरकत, ये रविश देख रहा हूँ। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये ऑडियो कंफर्म करना अभी तक बाकी है कि ये ऑडियो जिस शख्सियत से जोड़ी जा रही है आया ये उसी की है या नहीं। मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाता, मैं किसी के हवाले से बदगुमानी पालने का फ़िलहाल कायल नहीं, लेकिन अगेन जो आप अभी फरमा रहे हैं कि नून लीग का किला और उसमें शिगाफ पड़ गया है, उसमें दरार पड़ गई है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी कम नज़री मुझे अभी इस किस्म की सिचुएशन नहीं दिखा रही। हाँ, मोस्ट प्रॉबेबली सिचुएशन शायद यही हो जो आप बता रहे हैं कि यहाँ कांटे का मुकाबला या घमसान का रन पड़े और फिर जिसकी जीत होगी तब देखना है कि ये इमरान खान के जो वोटर सपोर्टर्स हैं उनके लिए बिगुल बजाने का या जश्न मनाने का मौका है या नून लीग वालों के लिए। सही। अच्छा, इतना मैं अर्ज़ कर दूं, बिल्कुल आपकी बात सही है, ऑथेंटिसिटी का पता चले, एक ऑडियो वीडियोस जो भी हैं, लेकिन अगर मरीम नवाज़ साहबा ने जब मान लिया कि वो जो ऑडियो उनकी आई कि वो उन्हीं की हैं, फिर तो उसके बाद तो वो ये चीज़ नहीं रह जाती। तो वो तो उन्होंने जब मरीम ने मान लिया कि मेरी हैं, कि मीडिया मैनेज कर रही हूँ या फ़लाँ को जनाब निकालो प्रोग्राम से, उस हद तक तो हमें अब मरीम साहबा की बात माननी चाहिए, वो इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं, लेकिन अब जो आ रही हैं उनकी वाकई इन्वेस्टिगेशन ज़रूर होनी चाहिए। बात दुरुस्त है, वो बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन दूसरी तरफ की ऑडियोज़ के बारे में जब भी सवाल किया जा रहा है PTI क़यादत से, तो वो अजीब अजीब बहानेबाजियाँ कर रहे हैं, या तो साफ तरदीद कर दें। देखिए, अगर वो तरदीद कर देंगे तो मुझ जैसा नाक़िद भी जो है उनके साथ खड़ा हो जाएगा कि भाई उन्होंने तरदीद कर दी है, लेकिन जब अरसलान साहब से पूछा जा रहा है तो अरसलान साहब न तरदीद कर रहे हैं न तस्दीक कर रहे हैं। जब फैयाज़ चौहान साहब ऑन एयर होते हैं तो फैयाज़ चौहान कहते हैं कि दो लोगों की निजी गुफ्तगू को पब्लिक करना ये जो है वो सीक्रेसी को अफशा करने के मुतरादिफ है। ये तो खुद आप अपने लिए FIR कटवा रहे हैं ना। इन हिमाकतों से कम अज़ कम इज्तनाब करना चाहिए। ये इमरान खान की वो हुब नहीं है, ये इमरान खान से दोस्ती नहीं हो रही है, ये उनके अपने लोग अपनी हिमाकत से इमरान खान के खिलाफ FIR कटवा रहे हैं। बुशरा बीवी, कौन कह रहा है बुशरा बीवी की ऑडियो? मैं तो नहीं मानता, अभी तक तो नहीं मानता जब तक कंफर्म नहीं हो जाए। लेकिन ये इस किस्म के अहमकाना बयानात देने से ये भी कोई PTI की या इमरान खान की या यूथियों की कोई खिदमत नहीं कर रहे हैं, मैं ये कह रहा था। अच्छा लगारी साहब, ज़िमनी इंतखाबात ये बहुत ज़्यादा अहम हो गए हैं क्योंकि पंजाब हुकूमत का सारा दारोमदार अब इन्हीं इलेक्शंस पर नज़र आ रहा है। आप क्या देख रहे हैं? जो महंगाई है, जो इस वक्त हम पेट्रोल की कीमतें देख रहे हैं, IMF से मामला तय नहीं हो रहे, इसका कोई इम्पैक्ट होगा
या जिस तरह से वो मीडिया में हम देखते हैं मैनेज हो रहा है इलेक्शन मैनेज करने का, मिसाल के तौर पर जिन हलकों में, लाहौर के मैं आपको बता रहा हूँ जहाँ इलेक्शन है वहाँ कोई लोड शेडिंग नहीं है, डेवलपमेंट के काम भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो गए हैं। ये मैं आपको खुद यानी अब देख कर बता रहा हूँ, जो चीज़ें मैंने खुद देखी हैं, नोट की हैं, क्योंकि एक हल्के से में मेरा अपना घर भी है। तो उसके अलावा लाहौर में लोड शेडिंग बढ़ गई है। तो क्या इन चीज़ों का इम्पैक्ट आएगा इनसे, यानी नून लीग या पीडीएम, क्योंकि पीपल्स पार्टी की उनको हिमायत हासिल है, वो इलेक्शन अब ये जीत सकेंगे इससे, क्योंकि ये सब हल्के खाली हुए हैं तहरीक इंसाफ से? तहरीक इंसाफ जो है वो लॉन्च की गई पार्टी है, और जिन लोगों ने लॉन्च की थी वो तो ऐलान करके स्टेज पर आते हैं और ऐलान करके वो डाइस पर हाथ रखते हैं और फिर डाइस पर हाथ रख कर कहते हैं चूँकि फ़लाँ और फ़लाँ पहले से मौजूद था जो हमें चुभ रहा था, इसलिए हमने फैसला किया कि एक और लॉन्च कर दी, जो तुमने लॉन्च कर दी। और लॉन्च करने वाले अब आप ऐलान भी कर रहे हैं, इश्यूज़ भी उनके हैं, मामलात भी उनके हैं, तकलीफ़ भी उनकी है, दुख भी उनका है। अब लॉन्च करने वाले पीछे लाइन लगा कर खड़े हुए हैं और खान साहब से उन्होंने आस लगा रखी है, मगर डायनामिक्स चेंज नहीं हुए हैं। डायनामिक्स चेंज नहीं हुए। जिस तरह से इनको जितवाया गया था और जिस तरह से आर्टिस्ट मशीनें बिठा दी गई थी, उसके बावजूद इनको जितवा कर सामने लाया गया था। पंजाब में तो वो फिर भी हार गए थे, आपको पोजीशन नहीं है। जिन सीटों पर ये बाई इलेक्शन हो रहे हैं, ये सीटें इनकी थी ही नहीं, वो इलेक्टेबल थे। इलेक्टेबल जो है उन्होंने अपने आप का रुख बदल दिया, अब वो दोबारा आ जाएंगे। इनमें से कौन सा ऐसा है जहाँ जहाँ जिन जिन हलकों पर मेरी नज़र है, मैं तो लम्हा ब लम्हा सूरत हाल से बाखबर रहने के लिए पूछता रहता हूँ, और मैं उनके हिमायत या मुखालफत के सारे पैमानों को भी मैं जांचता रहता हूँ। एक तो हमारे दरगाह खान में हो रहा है, 2 सीटों पर मुजफ्फरगढ़ में हो रहा है, 1 सीट पर मुल्तान में हो रहा है। मुझे पता है कि यहाँ क्या होने वाला है, मैं अभी इस चीज़ को डिस्क्लोज नहीं करता, लेकिन अगर ये खुशगुमानी है कि पीटीआई जो है वो फिर वापस आ रही है और ये सारी सीटें ले रही है, तो मैं कहता हूँ इस खुशगुमानी को दूर कर देना चाहिए। डायनामिक्स चेंज नहीं हुए हैं, सियासत चेंज नहीं हुई है, माहौल चेंज नहीं हुआ है, और वोट बैंक्स ने भी अपना कोई फैसला तब्दील नहीं किया है। तो अब और ख़ुद लाहौर में जैसा आप कह रहे हैं, वहाँ पर भी ऐसा कोई नक्शा नहीं बन रहा है कि इनके लिए कोई हमदर्दी का तूफान उठेगा और अलीम खान जो हैं वो साफ़ हो जाएंगे, बाकी लोग भी साफ़ हो जाएंगे जिन लोगों ने जो है वो इलेक्शन जीता था और अब वो दोबारा उस पोजीशन में आ गए। तो ये सूरत हाल नहीं है। मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को एक बात का ये एज हासिल है आज भी कि वो इस्टेब्लिशमेंट की आधी कुव्वत जो है अब भी उनके सर पर मौजूद है, अब भी उनकी छाँव मौजूद है, लेकिन ये चलने वाली चीज़ नहीं है। ये चीज़ चलेगी नहीं, ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेगी। और जिस तरह से वो मुंह फाड़ कर जिस तरह से वो बातें कर रहे हैं उस कुव्वत के बारे में जो इन्हें इक़्तिदार में लाई थी, अब वो उसके खिलाफ बातें कर रहे हैं, तो ये भी इनको पे करना पड़ेगा बहरहाल। अच्छा, लेकिन मैं कहता हूँ कि सियासी तौर पर पे करना चाहिए, उनको टारगेट नहीं किया जाना चाहिए। अगली खबर पर जाने से पहले माजी में महंगाई का क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं आप? समझते हैं अगर तहरीक इंसाफ का उस तरह से जोर नहीं बना तो यानी वोट कुछ कम होंगे आपको लगता है पीडीएम के या नून लीग के, लेकिन उतने ज्यादा नहीं इस महंगाई की वजह से या इस लोड शेडिंग की वजह से? मैं समझता हूं कि ये मैं कम से कम लोग इस बात पर कन्विंस हैं कि जितनी मईशत की खराबियां पैदा हो रही हैं या हुई हैं वो जनाब इमरान खान साहब ने पैदा की हैं। उनकी नाअहली, नालायकी और उनकी सियासी अमूर से और मुल्की अमूर से और मुआशी अमूर से अदम वाकफियत की वजह से हुई है, और उनने इन 3.5 साल में सवाए बर्बादी के और कुछ भी नहीं किया है। और उससे पहले जो पाकिस्तान चल रहा था पुराना, वो ठीक था। अगर वो पुराना पाकिस्तान ही लौट आता है तो हम समझेंगे गनीमत है, लेकिन जो कुछ इन्होंने तबाही की थी मुल्क के साथ, जो कुछ मजाक किया था, वो मजाक तो अब आगे लोग समझ रहे हैं कि नहीं होना चाहिए। सही। चले, अभी चूँकि 3 महीने हुए हैं तो शायद अभी तक लोगों में ये हो, लेकिन बहुत से लोगों का रवैया दूसरा है और वो समझ रहे हैं कि नहीं 3 महीने में ये कोई डिलीवर नहीं कर सके। एक और चीज़ सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है नूर आरफीन, और वो है ओवरसीज़ पाकिस्तान का वोट। अब इमरान खान साहब इस मामले को भी सुप्रीम कोर्ट ले गए हैं। ये भी मुश्किल है एक सुप्रीम कोर्ट के लिए, क्योंकि ये भी एक सियासी इशू तो है, और पार्लियामेंट में जब आया तो इमरान खान साहब के साथ पास जब मेजॉरिटी थी उन्होंने उनको वोट का हक दे दिया कानून की हद तक। अब जब इनके पास आई हुकूमत पीडीएम के पास, इन्होंने वो छीन लिया और कहा कि ये मुमकिन ही नहीं है। तो जाहिर है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी परेशान तो ज़रूर होंगे कि चले एक कानून बना था, उसके ऊपर शायद वो ईवीएम आती, एक प्रोसीजर बनता या कहीं से आगाज़ होता, वो नहीं हो सका।
अब सुप्रीम कोर्ट का भी एक तरह से इम्तिहान हो गया कि वो जो भी सुप्रीम कोर्ट फैसला देगी मानना तो पड़ेगा। देखें, सुप्रीम कोर्ट फैसला देगी कि अभी इस वक्त शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म नहीं है, उसामा गाजी हैं, तो क्या आप जाकर के वज़ीर आज़म हाउस में जाके बैठ जाएंगे और शहबाज शरीफ को धक्के दे के बाहर निकाल देंगे? मतलब फैसले की भी तो कोई लॉजिक होती है ना। सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि अभी इस वक्त आरफीन को गर्दन उड़ा दो, तो भाई मुझे बताना तो पड़ेगा, अंधी तो नहीं लगी है। सुप्रीम कोर्ट का मतलब क्या है? नबी पैगंबर तो कोई नहीं बैठा वहाँ पे। बहुत सारी बातें और भी की जा सकती हैं, लेकिन मैं तो फिर भी हल्का हाथ रखते हुए बता रहा हूँ। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हर बेंच में होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं ना, मतलब अंधी नहीं लगी है। और सुप्रीम कोर्ट को हर मैदान में खिलाने वाले गुनाहगार ये सियासतदान हैं। देखिए, एक अपनी स्ट्रेंथ का एहसास करते हुए इमरान खान साहब ने एक चाल चली। सियासतदानों ने जाहिर है कि उनकी एक क़ुव्वत है, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी उनको ज़्यादा उनकी आवाज़ पे लब्बैक कहते हैं। उन्होंने उसको अपने वोट बैंक में कन्वर्ट किया। ये प्योरली एक पॉलिटिकल मूव था, ठीक है। इसकी अफादियत या इसके मुज़म्मिरात पर आप रोज़ाना शो भी करें तो भी कम होगा। लेकिन अगर आने वाली हुकूमत ने इमरान खान को नुकसान पहुंचाने के लिए या उनके इस फैसले के पर कतरने के लिए इसके ख़िलाफ़ कोई काम किया है, यानी इस मूव को उन्होंने रोकने की कोशिश की है, और इमरान खान साहब इस चीज़ को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, तो दोबारा ये वही गलती हो रही है कि आप जुडिशल एक्टिविज़म की एक तो राह हमवार कर रहे हैं। उसके बाद जब फैसला आपके हक़ में आया तो आपने बगले बजानी शुरू कर दी। अगर फैसला आपके ख़िलाफ़ आ गया तो आपने जजेस की भी वही दिन ताक करना शुरू कर दिया, जो इस वक्त आप इस्टेब्लिशमेंट के लोगों का और चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ का, मुख्तलिफ मुक़्तदर इदारों का, वो कौन था करके कर रहे हैं। ये इंतहाई, इसको कारे जहल कहता हूँ मैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। अच्छा, ये कोई तरीक़ा ना हुआ कि आप अपनी पॉइंट स्कोरिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट को अपने सियासी मामलात में कुदा दें। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट अगर कुछ करे तो सामने वाली पार्टी जो है वो उसका बतंगड़ बनाए, और उसके बाद फिर कहा जाए कि जी रियासत का चौथा सुतून जो है, तीसरा सुतून या वॉटेवर सुतून मुकन्नना जो है वो हमें काम नहीं करने दे रहा। यार ये क्या बात हुई? ये एक पॉलिटिकल मूव था। इसका फैसला एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने, बज़ाहिर पॉलिटिकल गवर्नमेंट में या इम्पोर्टेड गवर्नमेंट ने, व्हाटएवर यू कॉल देम, ये काम किया। आप इसको, इसके फ़यूज़ व बरक़ात या इसके मुज़म्मिरात अवामी दबाव के ज़रिए से इसको वो करें ना। सुप्रीम कोर्ट जाकर के अगर आपका कोई और फैसला उनको समझ में नहीं आया, वो दोबारा, अभी तक आप देख रहे हैं कि अता तारड़ साहब की ज़ुबान आपने कल मुलाहिज़ा की, अस्तग़फिरुल्लाह, अता तारड़ साहब वो बातें जो ज़ुबान ज़देआम नहीं हैं उनके बारे में बैठ करके और टर्मिनेटर बन रहे थे कि जी खान साहब के बारे में ये बातें क्यों नहीं कही जाती। अगर हमें खान साहब को बंद करना हो तो वो तो एक खुराक के ऊपर हम बंद कर सकते हैं। क्या अता तारड़ के जो कायदे तहरीक हैं नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, वो उनमें इतना जिगरा है कि वो इमरान खान को कैद करने की हिमाकत का इर्तिकाब करें? क्या इस वक्त उनकी गवर्नमेंट इतनी इंडिपेंडेंट, इतनी सॉवरेन, इतनी खुद मुख्तार, इतनी मतलब तगड़ी हो चुकी है कि वो इस किस्म का एडवेंचर अफोर्ड कर सकते हैं? ये सब ग्रे एरियाज में जाकर के खेलने की कोशिशें करना दरहकीकत खुद जमहूरियत दुश्मनी है, जमहूर दुश्मनी है। अता तारड़ साहब तो अब वो जो बात कर रहे थे उसमें तो फिर ओन चौधरी साहब पर भी वो यही इल्ज़ाम लगाते थे सप्लाई करने का, तो वो ओन चौधरी साहब तो अब काबीना का भी हिस्सा हैं। अब वो जायज़ हो गया। वो एक अजीब बात है कि वो पहले सप्लायर थे, आज वो काबीना में चले गए हैं। ये भी कहानी समझ नहीं आती। इसी तरह अलीम खान तरीन साहब पर भी बड़े इल्ज़ामात लगते थे। लेकिन वो अद्वियात का आपने नवाज शरीफ शहबाज शरीफ का नाम ले लिया, तो वो बड़ी एक साहब हैं जो बड़े सीनियर साफ़ी हैं, बड़ी तारीफ़ करते होते हैं नवाज शरीफ शहबाज शरीफ की। तो एक दौर में मुशर्रफ साहब की जब यानी टेक ओवर उन्होंने किया तो वो अद्वियात की कहानी भी उन्होंने छाप दी थी। तो ये अजीब व गरीब कहानियाँ होती हैं। लगानी साहब, ये जो ओवरसीज़ का मामला है, हुकूमत कहती है जी हमने तो कहा है आएँ और वोट डाल दें, अब 40,000 रुपया टैक्स मज़ीद बढ़ा दिया है टिकट पर, एयर टिकट पर, कि जनाब आएँ और 40,000 रुपया, मतलब 2-3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपये खर्चे और आकर वोट डाल दें। इमरान खान साहब चले गए अदालत में, बिल्कुल आरफीन सही कह रहे हैं कि जी पार्लियामेंट के मामलात हैं, एतराज़ आते हैं, लेकिन दोनों तरफ से आता है। कहीं जब मुनव्वर फराकीन के हवाले से आता है जी ये भी अदालत क्यों बीच में आ रही है, अगर पंजाब में कहीं भी बुलाया जा रहा है, डिप्टी स्पीकर बुला रहे हैं तो जनाब वो करने दें हमें, आप क्यों आते हैं। और इससे पहले तहरीक इंसाफ भी कहती थी वो पार्लियामेंट का मामला था जो स्ट्राइक डाउन की कि जी अदम एतमाद की तहरीक और सारा। तो सुप्रीम कोर्ट के लिए मुश्किल है, एक ना एक तरफ तो एतराज़ आना ही आना है।
असल में आपकी आवाज़ तो मुझे साफ समझ नहीं आ रही है और मैं इस पूरे प्रोग्राम में आपको ठीक तौर पर नहीं सुन पाया हूँ। चलिए ब्रेक में। जहाँ तक कि ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की वोटिंग का ताल्लुक है, मैं इस बात के हक में हूँ कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जहाँ रहते हैं वहाँ उनको नुमाइंदगी का हक मिलना चाहिए। अगर वहाँ से कोई मेंबर मुंतखब होकर आ जाए, वहाँ के वोटर्स से, वहाँ से ही मुंतखब होकर आ जाए तो आ जाए। एक सीट दे दें आप कि वहाँ पर लगभग पाकिस्तानियों की एक अच्छी माकूल तादाद है। बरतानिया में एक सीट बरतानिया में दे दें, एक सीट यूरोप में दे दें, एक सीट जो है आप अमेरिका में दे दें, 2 सीटें दे दें। अगर इस तरह के करके, या कनाडा में है पाकिस्तानी, वहाँ को सीट दे दें। अगर वहाँ से कोई आकर यहाँ नुमाइंदगी करे तो ठीक है, आप इस तरह से सीटों का एलोकेशन कर सकते हैं। अगर उनको कहते हैं कि वो पाकिस्तान के पूरे इलेक्टोरल सिस्टम को तहबाला करने के लिए आ जाएँ तो फिर ऐसा नहीं हो सकता है। मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान के इलेक्टोरल सिस्टम के साथ मजाक होगा कि जनाब जो बैरून मुल्क बैठे हुए, और मैं समझता हूँ मेरे अजीज़ रहते हैं, रिश्तेदार रहते हैं, करीबी मेरे अपने बच्चे वहाँ रहते हैं, तो मैं क्या कहूँ कि जनाब वो उनको ये राइट इसलिए मिलना चाहिए कि वो यहाँ आकर जो है उसका पाकिस्तान के इलेक्टोरल सिस्टम को पूरे को तब्दील करके रख दें और कहें कि जनाब हम इश्क में मुब्तला हो गए हैं जनाब इमरान खान साहब के। मैं ये समझता हूँ कि आपको नुमाइंदगी देनी है तो नुमाइंदगी देना। आप कहें कि जनाब यूरोप की एक सीट है, यूरोप की 2 सीटें हैं, यहाँ से आप मुंतखब होकर आ जाएं और वहाँ के लोग वोट दें। इसी तरह से वहाँ पर आप अपना पोलिंग सिस्टम बनाएं कि वहाँ से लोग वहीं से वोट लेकर। ठीक है, चलें, ये तजवीज़ आप देखते हैं कि ये किस तरह से इस पर सोचने का, और शायद जिस तरह से हमने देखा कि एक मामला बड़े फाहम तफहीम से हल हो गया। पंजाब में वजारत आला 22 को उसका इंतखाब होगा, तो शायद सुप्रीम कोर्ट इसी तरह से कोई हल निकाल सके। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे मुल्क में जो माशी बदहाली है वो बढ़ती चली जा रही है। 400 मिल्स बंद हो रही हैं, हज़ारों मजदूर बेरोज़गार हो गए हैं और मामला सिर्फ यहीं तक नहीं रुका। एक्सपोर्ट $1 अरब कम होने का खदशा है, मजीद गैस बहरान, बिजली बहरान नज़र आ रहा है। ब्रेक के बाद बात करते हैं। अब पता चला पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा रोज़गार टेक्सटाइल में कहा जाता है, क्योंकि इससे बहुत सी और सनतें भी जुड़ती हैं और पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट यानी पाकिस्तान की कमाई डॉलर्स की मद में वो भी टेक्सटाइल के शोबे से होती है। इस वक्त हाल यह है कि 400 के करीब टेक्सटाइल मिल्स बंद हो गई हैं, बंद हो चुकी हैं, जिसमें हज़ारों लोग काम करते होंगे और उनका रोज़गार भी छिन गया है। इसके साथ साथ एक और खौफनाक बात यह है कि $1 अरब की एक्सपोर्ट कम होने का खदशा पैदा हो गया है। $1 अरब की एक्सपोर्ट कम होने का मतलब यह है कि अब हमारा तिजारती खसारा मजीद $1 अरब बढ़ेगा और हमें $1 अरब अब और कर्ज चाहिए होगा, कहीं ना कहीं से पूरा करना है। अगले साल, अगले माली साल में तकरीबन $41 अरब हमने देने हैं। अब IMF ये कह रहा है, पहले उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता लेकर आए हैं कि जनाब पेट्रोल बढ़ाओ, जनाब बढ़ा दिया, फिर बढ़ाओ, फिर बढ़ा दिया, फिर बढ़ाओ, फिर बढ़ा दिया, बिजली जी बढ़ा रहे हैं, गैस जनाब बढ़ा रहे हैं, सब कुछ कर लिया। उसके बाद कहा नहीं, अब एंटी करप्शन के कानून भी सख्त करो। तो ये लगारी साहब, ये सिलसिला कहीं रुकता नज़र नहीं आ रहा। और अभी मैं देख रहा था खुर्रम दस्तगीर साहब फरमा रहे थे जी उम्मीद है ईद पर लोड शेडिंग कंट्रोल हो जाएगी। ये हमें क्यों बेवकूफ़ बनाते हैं। अभी मैं बात कर रहा था अपने साथियों से, यहाँ कैमरामैन जो मौजूद हैं, कि भाई ईद पर तो सब कुछ बंद होगा, दफातर बंद हैं, बैंक्स बंद हैं, सरकारी प्राइवेट दफातर, तो जाहिर है कि लोड शेडिंग तो उस वक्त कम हो जाएगी। तो ये इस तरह क्यों करते हैं? नहीं, मेरा ख्याल है कि ये तमाशा कर रहे हैं और आवाम के साथ मजाक कर रहे हैं और खिलवाड़ कर रहे हैं। ये हुकूमत सरासर खिलवाड़ कर रही है और इंडस्ट्री को बर्बाद कर रही है, एग्रीकल्चर को भी बर्बाद कर रही है, ज़राअत के साथ भी तमाशा हो रहा है। ये क्या तरीका हुआ कि जनाब आप लोगों को आप प्रोडक्शन बंद करने के लिए एक तो आप कीमत बढ़ा रहे हैं और कीमत इतनी ज़्यादा कर रहे हैं बिजली की और इतनी ज़्यादा पेट्रोल की और इस तरह की चीज़ें, और फिर उसके बाद बिजली की फराहमी रोक देते हैं। आप भाई बिल अपनी मर्ज़ी से ले रहे हैं। जो डोमेस्टिक कंज्यूमर है वो आपकी मर्ज़ी की पे कर रहा है, जो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर है वो आपकी सारी मुसीबतें झेल रहा है। उसके बावजूद आप दे नहीं रहे बिजली। जब बिजली नहीं पहुंचेगी इंडस्ट्री में तो इंडस्ट्री कहाँ से चलेगी? उसके लिए आपके पास जब पावर है नहीं तो आप किस तरह से इंडस्ट्री चलाएंगे? जब इंडस्ट्री बंद हो जाएगी तो फिर आप इस तरह से प्रोडक्शन क्या होगी? प्रोडक्शन नहीं होगी तो आपकी एक्सपोर्ट्स क्या होंगी? एक्सपोर्ट्स नहीं होंगी तो फिर आप उसी जगह पर आकर खड़े हो जाएंगे कि जनाब जहाँ आपके पास इकोनॉमिक गैप जो है
एक्सपोर्ट्स का और इम्पोर्ट्स का बढ़ता चला जाएगा और नतीजा ये होगा कि आप डेफिसिट में चले जाएंगे। डेफिसिट में चले गए तो मालूम हुआ कि आपकी इकनॉमी फिर बैठ गई है, तो फिर आपके पास फिर सोचेंगे कि जनाब हम कौन कौन सी चीज़ें गिरवी रखें। आप लगता ये है कि अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, मेरे मुँह में खाक कि अभी तो आप कह रहे जी फलां शाहरा को गिरवी रख लो, फलां इमारत को रख लो, फलां मोटरवे को गिरवी रख लो। फिर आप ये कहेंगे कि जनाब अच्छा ऐसा करते हैं कि फलां पहाड़ जो है वो गिरवी कोह हिंदुकश को गिरवी रख लेते हैं। फिर आप कहेंगे जनाब कोह कराक्रम को हम गिरवी रख। ये तरीका कौन सा है भाई? आप मुल्क बेच रहे हैं और इस तरह से आप कर्जे ले रहे हैं। आप जो चीज़ें हैं आप ले रहे हैं लोगों से पैसा, मन मानी कीमतें। IPPs के साथ आपके जो ड्रामे हुए, जो आपने जिस तरह के मुआहदे किए हैं, शर्मनाक मुआहदे किए हैं, उनमें आपने भी खाया और उनको भी खिलाया है। उसका नतीजा ये है कि हम भुगत रहे हैं, आम कंज्यूमर भुगत रहा है और आम इंडस्ट्रियल कंज्यूमर भुगत रहा है। तो आपको कब तक ये बर्दाश्त करेंगे लोग? मेरे ख्याल में मुल्क की मईशत के साथ खिलवाड़ हो रहा है इस सेक्टर में कि ना तो एनर्जी और फेल हो गए। खुर्रम दस्तगीर को हम कह सकते हैं कि वो फेल हो गए, वो लोगों को कोई चीज़ फराहम नहीं कर सके हैं। ना ये हम एक तरफ देखते हैं कि पेट्रोल की कीमतें इन्होंने दुगनी कर दी हैं, कम उन्होंने नहीं किया था, उन्होंने एक अजाब मुसलत किया था, इन्होंने आकर अजाब दर अजाब मुसलत कर दिया। इसी तरह से बिजली की कीमतें आप बढ़ाए चले जा रहे हैं। जिस दिन आखिरी दिन इमरान खान ने क्या किया कि 10 रुपए बढ़ा दी, फिर 10 रुपए कम कर दिए, एक ही दिन में ऐलान किया। बढ़ाया कुछ नहीं, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा है और जनाब इसके पैसे दीजिए, अल्लाह अल्लाह खैरसला, वो भी नहीं तोड़ा, पैसे ले लिए उन्होंने। तो ये सूरत हाल है और ये इनकी फेलुअर है कि अगर इंडस्ट्री नहीं चलती है और इसी तरह से अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में कास्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है जी 1 एकड़ की वो बढ़ गई है, डबल हो गई उसकी पैदावार से। आपको पैदावार अगर आपकी 20,000 की हो रही है तो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन 30,000 पड़ रही है। क्यों किसान काश्त करेगा भाई? किस लिए काश्त करेगा? अच्छा, अब ये बड़ी खौफनाक सूरत हाल है आरिफीन। आपको लगता है कि ये हुकूमत इस चीज़ का एहसास कर रही है? मीटिंग्स तो शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं, स्टेक होल्डर्स को उन्होंने बुलाया, जो एक्सपोर्टर्स हैं पाकिस्तान के उनको उनकी बैठ के बात सुनी कि जी हम आपके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। और खुर्रम दस्तगीर साहब भी फरमा रहे थे कि जी हम सोलर पैनल जो है आम आदमी को या गरीब तबके को वो रियायती कीमतों पर देंगे। ये पहले कर लेते जब 30 रुपये पर यूनिट पर इन्होंने साहिवाल में कोल प्लांट लगाया, एनवायरनमेंट भी तबाह हुआ, कोल भी इम्पोर्टेड कोल के लिए वो प्लांट लगा दिया। 30 रुपये पर आप पर यूनिट बिजली बनाएंगे तो 16 रुपये की आप कहाँ बेचेंगे? आप 24 रुपये कर दी। फर्नेस ऑयल 33% ज़्यादा खपत हो गई और मैं इतना परेशान और दुखी हो रहा था। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि तेल की खपत तो कम हुई नहीं, लोगों के पास पैसा है वो ले रहे हैं। भाई 10% तेल की खपत कम हो गई, खुदा का नाम लें। 33% फर्नेस ऑयल आपने ज़्यादा किया क्योंकि और आपके पास बिजली बनाने का ज़राया नहीं है, वो आप खरीद रहे हैं। तो मैनेजमेंट इससे नहीं हो रही। इमरान खान बहुत बुरा होगा मगर आप मई में मुकाबला करें तो जून में 33% आपका तिजारती खसारा बढ़ गया, नहीं इंपोर्ट्स आपकी बढ़ गई हैं। ये तो कुछ कंट्रोल कर सकते थे, या ये भी इमरान खान 1 महीने में इंपोर्ट्स बढ़ा गया? मेरे भाई यार खुदा का खौफ करो, ये आवाज़ आप खातिर जमा रखिए। आपने बिलावजह अपने नाजुक से दिल को जो है वो डरा रखा है। मुझसे और आपसे पुरसिश नहीं होनी है और मैं और आप इस कौम के मामे नहीं हैं। आप टेंशन ना लीजिए, इसलिए कि जिन्होंने कुछ करना है वो तो खेलने कूदने में लगे हैं। ओए इधर आओ, तुम वज़ीर आला नहीं, तुम इधर जाओ, तुम इधर आओ, तुम क्या कर रहे हो? बोले मैं फारिग हूँ, तुम जाओ वज़ीर आला। आप क्यों टेंशन ले रहे हैं भाई? जिसने करना है वो कह रहा है अल्लाह कसम मेरा कोई वास्ता नहीं। और दूसरा अभी मैंने शो में ही सुना कि वो आधे जो हैं वो उनके साथ हैं। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? चिल करें भाई, घूमने फिरने की कराची में, पाकिस्तान में इतनी अच्छी अच्छी जगह हैं, जाएं वहाँ पे पिकनिक बनाएं। और दूसरा आपका ये सवाल मुझे कुछ ज़रा ज़्यादती लगी आपकी सियासतदानों से, मुल्क के सियासी सिस्टम से, ख़ुद इस मुल्क के उन गूंगे बहरों से जो अपने आप को जमहूर कहते हैं, कि कोई एक हुकूमत वो यहाँ पे ये सोच के आई है कि उसने अवाम को रिलीफ देना है जो ये आएंगे। पिछले वाले ये सोच करके आए थे। मुझे और आपको तो ये बताया और पढ़ाया गया था कि नवाज शरीफ चोर और आसिफ अली जरदारी डाकू है। वो चोर और डाकू कहाँ हैं? एक के हाथ में सिंध है और दूसरे के हाथ में पंजाब भी है और उसके भाई के हाथ में जो है वो पूरा पाकिस्तान इस वक्त है। वो अदालत में जाता है, कहता है मैं बड़ा मसरूफ़ हूँ आजकल, मुझे थोड़ा सा वो आप एग्जाम्पशन दे दीजिए। ये मेरे वकील लोग हैं,
भाई वकील को तो पाला इसलिए जाता है कि वो जाकर के कोर्ट में मुंह देते रहे और उसके बाद तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। ये चल रहा है ना इस मुल्क में, इससे पहले भी ऐसे ही होता रहा। आपने अभी जिक्र किया आईएमएफ कह रहा है एंटी करप्शन लॉज जो है वो चेंज करने के लिए फरमाइश आई है। भाई मैं तो इस वाहिद बात पे आईएमएफ का जो भी डायरेक्टर है, जो भी गोरा है, मैं तो उसकी नजर उतारना चाहता हूं। ये तो फिलफौर कर देना चाहिए। पाकिस्तान में जो एंटी करप्शन लॉज हैं, आपको लगता है कि उन्होंने करप्शन का एंटी कुछ होने दिया है? पाकिस्तान में सबसे ज्यादा करप्शन कौन सा महकमा करता है एंटी करप्शन के अलावा? ये सीबीआर, एफबीआर, ये डीआईए, पीआईए, सीआईए, ये काय के लिए? ये एफआईए, ये इस तरह के इदारे। इमरान फारूक यहां से निकल करके बाहर चले जाता है। कौन था, कौन देख रहा था? केएमसी वालों के ऊपर डाल दूं, वाटर बोर्ड के ऊपर इल्जाम काट दूं? वही थे ना। कौमी मफाद के बारे में बात करूंगा ना फिर आप कहेंगे कि मैं नजरिया जरूरत को नुकसान पहुंचा रहा हूं। और भाई ये एंटी करप्शन के लॉज अगर चेंज हो रहे हैं तो फिर आपने किसी एक आदमी को जिसने करप्शन की हो, यहां तो बाकायदा जिसके ऊपर करप्शन होती है जब वो बाहर आता है जमानत पे, अक्विट होके नहीं, जब वो जमानत पे बाहर आता है तो उसकी ताजपोशी करते हैं, उसकी ताजपोशी करके बाकायदा जुलूस निकाल के बताते हैं कि ये हमारा लीडर है। इसी किस्म के लोगों से हम इस जमहूरियत की खिदमत करेंगे। बैनुल अक़वामी अखबारात तो जराइद में जो आदमी सबसे ज्यादा बदनाम किसी दौर में, आप उसके हवाले पूरा मुल्क करके और आराम से बैठे रहते हैं, सलामी के चबूतरे पे खड़ा करके उसको सलामी देते रहते हैं। 5 साल के बाद जब वो जाता है तो आप उसको गार्ड ऑफ ऑनर देते हैं। ये इस मुल्क की तारीख है कि नहीं है? तो क्या इस मुल्क में एंटी करप्शन? मेरा एक छोटा सा अकाउंट किसी दौर में मैंने खोला था और उसमें कुछ मेरा ख्याल है 2-4 हज़ार रुपए ही थे। किसी वक्त मुझे जरूरत पड़ी बिल भरने की तो मैंने उसको एक्सेस किया, पता चला वो बंद है। मैं वहां गया, जाकर के मैंने जब मैनेजर से पूछा तो पता ही चला कि जी चूंकि इसमें आपने इतने अरसे से ट्रांजैक्शन नहीं किए तो फलाना ढिकाना, ये फॉर्म भरे। मैंने उससे स्ट्रेट नाम लिया उस आदमी का जिसकी मैं बात कर रहा हूं। मैंने उससे नाम लिया, मैंने कहा आपका स्टेट बैंक उस वक्त सत्तू पी के सो रहा था जिस वक्त यहां से दुबई लॉन्च पे पैसे जा रहे थे, जिस वक्त वो मॉडल गर्ल यहां से पैसे लेकर के जा रही थी। मैंने कहा कोई बड़ा फिरौन आपकी नॉलेज में है जिसका नंबर आपके पास हो, मुझे दो, मैं उसको फोन करता हूं। अच्छा, 2 मिनट में मेरा अकाउंट 1 मिनट आराम के साथ खुल गया। उसने बोला भाई ये तो पागल है, उसने कहा ये खुद मरेगा मुझे मरवाएगा। आप मुझे एक बात बताइए, ये जो बातें मैं कर रहा हूं ये आप नहीं जानते? नहीं, दुरुस्त है। ये लगारी साहब को नहीं पता, ये इस मुल्क के चाचे मामों को नहीं पता, ये जमहूर को नहीं पता, ये जमहूरियत चलाने वाले, उसको उगाने वाले और उसके बाद अवाम की तवाज़ो करने वालों को नहीं पता। और भाई सबको सब पता है, मगर यही नजरिया जरूरत है, ये हमारा कौमी मफाद है, आप समझें। लेकिन देखिए ये क्या कौमी मफाद है कि देखिए बांग्लादेश, बड़ी अच्छी बात है, वो 50 एक्सपोर्ट्स पर पहुंच रहे हैं। अभी सिर्फ 2 दहाइयाँ 20-25 साल पहले हम उनसे आगे हुआ करते थे, आज हम 30 पर जनाब शादियाने बजा रहे हैं। ये हमारा हाल है। तो ये कौमी मफाद में हम क्या इस कौम को, इस मुल्क को तबाह तो नहीं कर देंगे? तो इस पर भी हमें सोचने की ज़रूरत है। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद एक लगारी सब पे भारी में हम बात करेंगे कि वैसे तो बड़ा कहा जाता है जी डेमोक्रेसी अमेरिका में बहुत ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पर इंसानी हुकूक का क्या हाल है, इस पर बात होगी ब्रेक के बाद। अब पता चला। अमेरिका दुनिया का वाहिद मुल्क है कि जिसने एटम बम चलाया भी है और लाखों लोगों को एक लम्हे में मौत की नींद सुला दिया। अमेरिका का एक और मैं देख रहा था रुख नज़र आ रहा है कि जनाब युगांडा एक अफ्रीकी मुल्क है और वहाँ पर हाल ही में $12 ट्रिलियन के गोल्ड रिजर्व्स का पता लग गया है। यानी ये कोई कहा जा रहा है 3,20,000 टन गोल्ड। और अब ये खबरें चल रही थी कि जी अमेरिका की तरफ से अब युगांडा को इंसानी हुकूक और जमहूरियत दिलाने का वक्त हुआ चाहता है। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये लोग ये सीरियसली ये बात कर रहे हैं कि अब शायद कुछ अमेरिका आएगा और युगांडा का हवाले से कहेगा यहाँ पर जमहूरियत नहीं है, यहाँ इंसानी हुकूक नहीं है, लिहाजा अमेरिका को कुछ करना चाहिए कि वहाँ पर गोल्ड रिजर्व निकल आए हैं। हम अफ्रीका के हवाले से ये सुनते रहे, इराक, लिबिया, शाम, अफ़गानिस्तान, हत्ता कि पाकिस्तान के हवाले से भी इस तरह की बातें होती रहती हैं लगारी साहब। लेकिन अमेरिका का जो अपना हाल है इंसानी हुकूक का, वो कैसे वो ये लिबादा उड़ा हुआ है इंसानी हुकूक और जमहूरियत के चैम्पियन, लेकिन आए दिन ऐसे वाक़यात होते हैं कि इंसानियत शर्मा जाए, रूह कांप उठती है। अफगानिस्तान पर चढ़ाई से पहले जो ग्राउंड बनाने के लिए एक्सटर्नल अफेयर्स की एक कमेटी की ज़ैली कमेटी की मीटिंग हुई थी, जिसमें यूनोकेल के नायब वाइस प्रेसिडेंट जॉन जे मरेस्का ने एक ब्रीफिंग दी थी। उस दौरान में सवाल किया गया था कि ज़रा ये बताएं कि अफ़गानिस्तान में इंसानी हकूक़ की सूरत हाल क्या है।
तो उन्होंने इस पर कोई बात की, फिर कहा कि अच्छा ये बताओ कि ख़वातीन के हकूक़ की क्या सूरत हाल है। फिर इस पर भी जवाब दिया गया। फिर उसके बाद बाकायदा एजेंडा बना और फिर अंडर द व्हील और इस तरह की फिल्में बनना शुरू हुई कि जो वहाँ तो ख़वातीन बेचारी जो है वो कैदी हैं। मैं बिल्कुल नहीं कहता हूँ कि ऐसा नहीं है। और अफ़गानिस्तान में तालिबान ने और तालिबान के से पहले भी अफ़गानिस्तान की ख़वातीन की वो हैसियत नहीं रही है जो हैसियत माजी में हुआ करती थी। उन्हें बिल्कुल कैदी बनाया गया है। ये बातें मैंने खुद देखी भी हैं और मैं इसको समझता भी। लेकिन अमेरिका के पास क्या जवाब होता है कि वो अफ़गानिस्तान में ह्यूमन राइट का इशू लेकर चढ़ दौड़े, या युगंडा में इंसानी हकूक़ का इशू लेकर चढ़ दौड़े, या इराक़ में जो है वो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का नाम लेकर आए, चढ़ाई करे, रिजीम चेंज करे, हुकूमत को बदल दे और बाकायदा कत्लेआम करे, पूरे के पूरे शहर को खंडर बना दे। मैं बरसों बाद, मैं कहता हूँ कि मैं तकरीबन कोई 15 साल के बाद गया था अफ़गान वार के बाद इराक़ पर। अब भी वहाँ पर गोलियों की और बमों के और गोलों के निशानात मौजूद हैं, इमारतों पर और जगह जगह पर जो निशान बनाया गया था। मैंने बगदाद में जाकर देखा था कि किस तरह की तबाही आई थी। यह इनका तरीका होता है कि जी हम तो जा रहे हैं फलां काम के लिए। वो काम क्या होता है? अभी पिछले पीर की बात है, 27 जून को एक नौजवान गाड़ी पर जा रहा है, पुलिस उसको रोकती है और पुलिस का ये दावा है कि जी उसने ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी की। ये नहीं बताया, अब तक नहीं बताया कि कौन सी खिलाफ वर्जी की। यानी गलत जा रहा था, उसने ओवरटेक गलत किया था, उसकी बत्तियाँ नहीं जल रही थी और दिन का वक्त है, 12:30 बजे का वाक़या है। तो 12 बजे उन्होंने ताक़ुब शुरू किया गया, उसका ताक़ुब शुरू कर दिया। नौजवान घबरा गया बेचारा, वो क्राउड की तरफ ले गया। ये क्राउड की तरफ देखकर जो है मुझे कुछ नहीं करेंगे, ये मुझे इस तरह से टारगेट नहीं करेंगे। और ब्लैक होना जो है वो ख़तरे की अलामत है। अगर आप ब्लैक हैं तो फिर आपको टारगेट नहीं किया जा सकता है। उसने जाकर गाड़ी रोक दी, गाड़ी रोक कर गाड़ी से बाहर निकला। गाड़ी से बाहर निकला है, वो निहत्ता है, उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। वो भागा है कार पार्किंग की तरफ। कार पार्किंग की तरफ जाते हुए उस पर गोलियों की बौछार की गई। 8 पुलिस वाले उस पर गोलियां चला रहे हैं और ये वीडियो आज जारी की गई है। 8 पुलिस वाले उस पर गोलियां चला रहे हैं। 5 पुलिस वाले देख रहे हैं, 13 पुलिस वाले हैं, 5 देख रहे हैं जो कैमरे में आते हैं नज़र। और 5 जो 8 पुलिस वाले चला रहे हैं उन्होंने 90 राउंड फायर किए हैं, 90 गोलियां चलाई हैं। उन 90 गोलियों में से उसको नौजवान को 60 गोलियां लगी, उसे छलनी कर दिया गया, अमलन उसे छलनी कर दिया गया। और यह भी नहीं बताया गया भाई आखिर कौन सा, उसके पास हथियार नहीं है, वो निहत्ता है। और ये भी बताया गया कि जनाब वो निहत्ता था नहीं, उसकी गाड़ी में कोई गन मौजूद थी। आप नई चीज़ निकाल कर लाएं, उसकी गाड़ी में गन मौजूद थी। तो भाई गाड़ी में गन मौजूद थी, उसके हाथ में तो नहीं थी। आप अगर इतने आदमी हैं, पुलिस इतने हैं, तो उसको पकड़ सकती है, नहीं पकड़ा पुलिस ने। इससे पहले आपको याद होगा कि पिछले साल अप्रैल में एक नौजवान एरिक गार्नर को पुलिस वाले ने पकड़ा और पकड़ने के बाद उसको जो है वो हेडलॉक लगाया गया। हेडलॉक इतना शदीद लगा हुआ था उसको, 11 मरतबा उसने कहा कि मुझे सांस नहीं आ रही है, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, मेरी सांस रुक गई है, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। 11 मरतबा उसने चीखा, नहीं सुना गया। ता वक्ते के वो जो है वो बिल्कुल फौती हो गया और उसे मार डाला उसने। और उससे पहले 9 अगस्त 2014 को क्या हुआ कि एक नौजवान, वो भी स्याहफाम था, उस पर यह इल्ज़ाम लगाया गया कि उसने एक सिगार का पैकेट चोरी किया है और उसे कत्ल कर दिया गया, मार दिया गया। 18 साल के नौजवान को सिगार का एक पैकेट चोरी करने के इल्ज़ाम में उसे कत्ल कर दिया गया। सही, ये उस मुल्क में हो रहा है जो इंसानी हुकूक के नाम पर कई ममालिक में यलगार कर चुका है, उनको तहोबाला कर चुका है। और वहाँ पर इंसानी हुकूक की जो हालत है वो नज़ीर लगारी साहब ने कितने ज़बरदस्त अंदाज में बताई है। आरफीन नामा, आरफीन, मैं अब आपको आज चैलेंज नहीं करूंगा क्योंकि पिछली दफ़ा मैंने कहा था जी कराची में ये बारिश का जो आप बता रहे हैं कि जी वैसे तो रहमत होती है लेकिन वहाँ ज़हमत इसलिए बनती है, कोई इंतज़ामात नहीं है। मेरा ख्याल था कि पता है जब तो बेहतरी आएगी, लेकिन कुछ नहीं वो हुआ। इस दफ़ा अब बिजली के हवाले से भी कुछ ख़तरनाक ही मामलात हैं भाई। चूँकि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, इसलिए जमहूरी डाकुओं ने अवाम पर एक और शब खून मारा है। कराची के शहरियों पर मज़ीद एक बिजली गिराई गई है। और आप ये देखिए कि हातिम ताई की कब्र पर लात किस अंदाज में मारी गई है।
₹11.34 इजाफे की दरखास्त नेपरा को वसूल हुई थी। ताहम नेपरा ने हातिम ताई के मामू होने का हक अदा करते हुए कहा कि नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा हैं, आप 10 रुपये कर लीजिए, ₹9.66। अब नेपरा वाले जो हैं उनसे पूछोगे मामा ये पैसे कहाँ चलते हैं पाकिस्तान में, तो 10 रुपये हो गया ना। मगर टोपी ड्रामा, 10 रुपये फी यूनिट कराची वालों को बिजली महंगी मिलेगी। अच्छा 10 रुपये महंगी ही सही, मगर कराची में बिजली मिल किसको रही है? मैं 500 दफा कह चुका हूं कि कराची और बंगाल में अब कोई फर्क नहीं रहा। जो हरकतें वहां बंगाल में हुई होंगी कमोबेश उस जैसी हरकतें कराची वालों के साथ। कराची वालों को 14 खरब का टारगेट देकर के कराची वाले भी इतने बड़े बेवकूफ हैं कि 16 खरब रुपए जमा करा दिए कौमी खजाने में। किस लिए? इसलिए कि हमें बड़ा सर्टिफिकेट मिलेगा कि देखो हमने नेशनल एक्सचेकर में कितना। ये तो सोच लो कि तुम्हारी इन पैसों से क्या अय्याशियां हो रही हैं और तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा। आप ये सोचिए कि इस मुल्क का जो इस वक्त मसीहा है वो कह रहा है कि कौम परेशान ना हो, हम मुश्किल से निकल आए। शहबाज शरीफ भाई तुम मुश्किल में थे कब? तुम्हारी अगली पिछली 700 नस्लें कब मुश्किल में थी? तुम लोग तो मजे ही करते रहे हो। रात को चौधरी निसार को लेकर के और इनको उनको लेकर के जहां जहां जाते थे, जहां जहां मुंह मारते थे, उसके बाद तुम लोगों की तो गिरफ्तारियां भी वापस हो गई। तुम लोगों के केसेस वेसेस तो यहाँ केसेस तो ऐसे ही चलते रहते हैं। बड़ा आदमी उस वक्त तक नहीं होता जब तक उसके ऊपर कोई 2-4 केसेस ना हो। फरमा रहे हैं कि बंद पावर प्लांट्स फौरी बहाल किए जाएं। अब आप ये सोचिए कि ये इतने बड़े ड्रामेबाज हैं कि इन्होंने, एक खबर मेरे पास और भी थी, इन्होंने बाकायदा 2 रोज पहले एक इजलास तलब किया और उस इजलास से गुस्से में 2 मरतबा उठ करके चले गए कि आपने बिजली का बहरान खत्म क्यों नहीं किया। आपको याद होगा कि इससे पहले हम एक मरतबा आरफीन नामा में ये बात जेर बहस ला चुके हैं कि शहबाज शरीफ ने बिजली बहरान पर हुक्काम की मुतल्लिका हुक्काम की सरजनिश फरमाई। उस सरजनिश को आप ये 2 मरतबा इजलास से वॉकआउट पर इससे जोड़ दीजिए। ये इतने बड़े ड्रामे हैं, ये इतने बड़े जमहूरी ड्रामे हैं ये सारे के सारे कि आपको इनकी अदाकारी में किसी किस्म का झोल तक महसूस नहीं होगा अगर आप किसी हवाले से भी जमहूरियत पसंद सोच रखते हैं। फरमा रहे हैं लोड शेडिंग की सूरत हाल खुद देख रहा हूं, रातों रात सब ठीक नहीं होगा। और इसी बयान की कंटिन्यूएशन में खुर्रम दस्तगीर ने हाथ खड़े करते हुए ये कह दिया है कि भाई कोई जमानत नहीं है कि ईद उल अज़हा पे बिजली बंद नहीं होगी, बिजली बंद नहीं होगी। के इलेक्ट्रिक ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ पाकिस्तान बता रही है कि रात की लोड शेडिंग मजबूरी है। लेकिन इसी खबर में एक खबर और है, फरमा रहे हैं कि हम वजीर तवानाई सिंध इम्तियाज शेख के मशकूर हैं कि उन्होंने रात की लोड शेडिंग को मजीद कम करने के लिए इजाफी बिजली और गैस फराहमी का वादा किया है। एक खून आशाम दरिंदा, एक भेड़िया, एक पर्टिकुलर आदमी का शुक्रिया अदा कर रहा है, उसकी मदद कर रहा है। तो आपके ख्याल में उस आदमी का जमहूरियत से, जमहूर से किसी तौर कोई लेना देना हो सकता है? मेरे पास एक पर्टिकुलर वाकया मौजूद है, नाम लेके सुना सकता हूं, स्किप कर रहा हूं, खबर आपके सामने पेश कर रहा हूं। जी जी। बिजली का बदतरीन बहरान, हुकूमत मुकम्मल खामोश। आगे लिखा है कमिश्नर वजीर तवानाई इंतजामिया वजीर आला एडमिनिस्ट्रेटर कराची वुज़रा विफाकी हुकूमत का तवज्जो देने से गुरेज, मुकम्मल खामोशी। ये FIR तो सूबे से विफाक तक चलती चली जा रही है। कौन है जो इस सूरत हाल का नोटिस लेगा? जनाब मन कोई भी नहीं। एक और खबर बताती है मुताद्दिद इलाकों में मरम्मत के नाम पर घंटों बिजली बंद करने के नए सिलसिले का आगाज, मुस्तस्ना इलाके भी लपेट में हैं। अब आप ये सोचिए, हमें 2 दिन से धमकी दी है, हमें 2 दिन से तोप के दहाने पे रखा हुआ है कि बारिश होने वाली है। अभी बारिश नहीं हुई है जी आरफीन, तब ये हाल है। और अगर बारिश हो गई, साहब कहते हैं दिल पर पत्थर रखकर हम ये सब कर रहे हैं, दिल पर पत्थर रखकर आपको मुझे टोकना पड़ रहा है क्योंकि प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल ख़त्म हो रहा है। कुछ ही देर में आप हेडलाइंस देख सकेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।